सुमन को पुलिस गरीब आलू कचौरी वाले की दुकान से धोखाधड़ी के मामले में हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जा रही थी। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वह लगातार अपने आसपास जमा हुई भीड़ से माफी मांग रही थी, पर कोई भी उसकी बात सुनने या उसको माफ करने को तैयार नहीं था। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं, मैडम, अब माफी मांगने से क्या होगा? यह बात लोगों को बीमार करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अरे मैडम, ऐसा भी क्या लालच था पैसे का जो इतने लोगों की जान को दांव पर लगा दिया? आपको पता भी है आपकी कचौरी को कितने बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों ने भी खाया है। ना जाने उसका क्या होगा। आपको माफी तो भगवान भी नहीं देगा। आप लोगों से क्या उम्मीद कर रही हैं? न कहकर इंस्पेक्टर सुमन को पुलिस वैन में बिठाकर थाने ले जाते हैं और उसे जेल में बंद करते हैं। जेल में बैठी सुमन अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। सुमन और उसका पति विजय मिलकर गरीब आलू कचौरी वाली का ठेला लगाया करते थे। दोनों के घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। कचौरी बेचकर जो कमाई हो जाया करती थी, उसी से उन दोनों का घर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन ठेले पर एक भोला नाम का आदमी, जो कि विजय का दोस्त था, वह आलू कचौरी खाते हुए बोलता है, विजय भाई, सच में यार तेरे हाथों की आलू कचौरी की तो बात ही कुछ और है। देखना, एक दिन ये कचौरी ना तेरा खूब नाम करेगी। बस लोगों को सही दाम में भरपूर स्वाद और चीज मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई, तेरी ईमानदारी का ही फल है सब। देखना, धीरे धीरे तेरे घर के हालात भी बदल जाएंगे। इतना कहकर भोला चला जाता है और सुमन कहती है, जी मैं सोच रही थी कि आलू कचौरी के साथ साथ हम अपनी दुकान पर दाल और मटर की कचौरी भी बेचना शुरू कर दें। इससे हमारे ग्राहक और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, पर इतनी लागत हम नहीं कर सकते हैं। अरे जी, हम थोड़ा सा तो शुरू करके देख ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इतना जोर दे रही हो तो कर लेते हैं। इतना कहकर विजय और सुमन वापस से काम पर लग जाते हैं। एक दो दिन में दोनों आलू कचौरी के साथ साथ मटर और दाल कचौरी बेचना भी शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुमन की बहन अमृता उससे मिलने आती है। सुमन अमृता को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे सुमन, तुम तो शहर जाकर भूल ही गई हो अपनी बहन को। अरे भूल ही नहीं हूँ, बल्कि अब तो मैं कुछ दिन तेरे पास रुकने के लिए आई हूँ। अरे सच में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, इतने सालों बाद मेरी बहन मेरे पास रहने आई है। ऐसे ही दोनों बहनें बातें करती हुई घर चली जाती हैं और विजय दुकान संभालता है। अमृता अपनी बोली की जितनी मीठी थी, दिल से उतनी ही कड़वी थी। वह अपनी बहन और जीजा को सुखी चलते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन और विजय रात को अपने दिन भर की गरीब आलू कचौरी वाली दुकान की कमाई गिन रहे होते हैं, तभी वह उन दोनों को देखकर मन ही मन बोलती है, इन लोगों के पास इतने पैसे हैं और एक मेरा पति है जो कुछ नहीं कमाता। मुझे खुद जाकर अपना सारा खर्चा चलाना पड़ता है। माँ ने भी हमेशा सुमन को ही सब कुछ अच्छा दिया, अच्छा पति भी उसे मिला, लेकिन अब हर चीज में इसका हक नहीं है। मैं इसकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और ये गरीब आलू कचौरी वाले का ठेला भी मैंने बंद ना करवा दिया ना, तो मेरा नाम भी अमृता नहीं है। वक्त गुजरता जाता है। अमृता अपने मन में विजय और सुमन को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन और विजय बाजार में कचौरी बनाने का सामान लेने गए होते हैं। इसी बीच अमृता उनकी गरीब आलू कचौरी वाली दुकान संभालती है, जहां वह कचौरी बनाने के लिए खराब हुए आलू का इस्तेमाल करती है। साथ ही कचौरी में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिसे खाकर सबका हाजमा बुरे तरीके से खराब हो जाए। शाम हो जाती है। अमृता सभी को घटिया आलू कचौरी खिलाकर घर आ जाती है। तभी सुमन बोलती है, अरे बहन, कैसा रहा आज का दिन? माफ करना, थोड़ा ज्यादा सामान लेना था तो सारा दिन ही लग गया। ऊपर से वहाँ मौसम खराब हो गया था। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, दिक्कत कैसे, सब अच्छे से हो ही गया। ये रही आज की सारी कमाई। चलो अच्छी बात है, चलो अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। सुबह उठकर बहुत सारा काम भी तो करना है। अरे दिक्कत तो अब तुम्हें होगी, देखते जाओ, कल का दिन तुम्हारा जिंदगी बदल देगा।
सुमन, अमृता और विजय खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। करीबन रात के 1 बजे सुमन को हल्ले गुल्ले की आवाज सुनाई देती है और कोई उसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। सभी लोग उठ जाते हैं। सुमन और विजय जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि गुस्से में बौखलाए लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं। तभी उनमें से मौजूद एक औरत बोलती है, अरे पकड़ लो इन दोनों को, इन्हीं की है ये सारी करतूत। आज इनकी वजह से हमारे बहू बेटी बच्चे हर कोई हॉस्पिटल में है। घसीटो इन्हें पकड़ के। अरे अरे पर हुआ क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने क्या किया? कोई कुछ बताएगा भी? अरे देखो तो कैसे शरीफ बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वह औरत सुमन और विजय को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जहां अमृता की दवाई मिलाई हुई कचौरियां खाकर गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी बुरे तरीके से अपना पेट पकड़े रो रहे थे। तरफ हाहाकार मचा था। डॉक्टर हफरा तफरी करते हुए एक एक मरीज का चेकअप कर रहे थे। तभी वह औरत सारा सच सुमन को बताती है, जिस पर सुमन बोलती है, जी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा काम नहीं कर सकता। हमने आज तक लोगों को कहीं कोई भी मिलावट वाली चीज नहीं खिलाई है। ऐसे इतने लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। मेरा यकीन मानिए, जरूर कोई और बीमारी है। ये सब हमारी कचौरी की वजह से नहीं हुआ है। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये सब तो पुलिस ही बताएगी। बस कुछ ही देर में पुलिस आ जाएगी और सारा सच सबके सामने आ जाएगा। वह औरत इतना बोल ही रही होती है कि तभी पुलिस आ जाती है, जिसके बाद पुलिस सुमन और विजय को उनकी कचौरी की दुकान पर ले जाती है, जिसके बाद वह कचौरी का एक सैंपल टेस्ट के लिए भेजती है और रिपोर्ट्स में जाहिर हो जाता है कि सभी लोग कचौरी खाने की वजह से बीमार हुए हैं। जिसके बाद पुलिस सुमन को पकड़कर थाने ले जाती है और विजय किसी तरीके से फरार हो जाता है। हे भगवान, एक रात में मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लग गया और मेरा पति वो कहाँ चला गया। न जाने विजय मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतने सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। भगवान, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है देना, लेकिन किसी को कुछ मत होने देना। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुबह हो जाती है। सुमन को जेल से निकालकर अदालत ले जाया जाता है, जहां हर कोई सुमन के खिलाफ गवाही देने को तैयार बैठा था। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाने लगते हैं, तभी विजय अपने दोस्त भोला के साथ वहां आता है, जिसने अमृता को पकड़ा हुआ था। तभी विजय बोलता है, मुझे माफ कर देना जज साहब, मैं फरार हो गया था, पर मैं जानता हूँ कि हम दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं अपनी बात का सबूत लेने गया था और आज मैं सबूत लेकर आया हूँ। और सबूत है मेरा दोस्त भोला, आप लोगों को अपने फोन में कुछ दिखाना चाहता है। विजय की बात सुनकर वकील साहब भोला से उसका फोन लेकर जज को देते हैं और फोन में एक वीडियो प्ले होता है, जिसमें साफ दिख रहा था कि अमृता किस तरह कचौरी के सामान में अदला बदली कर रही है और उसमें दवाई मिला रही है, जिसे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तभी विजय बोलता है, लोगों की बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि अमृता है। मुझे हमेशा से ही अमृता पर शक था। ये कभी भी मुझे और सुमन को देखकर खुश नहीं थी और ना ही इसने हमारे आलू कचौरी का व्यापार पसंद था, इसीलिए इसने ये सब कुछ किया। जज साहब, आपकी असली आरोपी मेरी पत्नी नहीं, ये अमृता है। और हाँ, जिस दवाई से इसने सबको बीमार किया है ना, मैंने उस दवाई का तोड़ भी निकाल दिया है। किसी को कुछ नहीं होगा जज साहब। सारा सच सबके सामने आ जाने के बाद पुलिस जल्दी से अमृता को गिरफ्तार करती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ विजय उस दवाई का तोड़ डॉक्टरों को बताता है, जिसके बाद डॉक्टर सभी मरीजों को ठीक कर देते हैं और सभी को स्वस्थ देखकर विजय और सुमन खुश हो जाते हैं और दोबारा मिलकर अपना गरीब आलू कचौरी वाली का ठेला लगाना शुरू कर देते हैं।